हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जय हिंद। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हाँ बेटा। सर सर मुझे दो क्वेश्चंस में डाउट था सर। उसमें ना आपकी ट्रिक नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों। आपकी ट्रिक की हर एक साइड वो कंडीशंस फॉलो कर रहा है, लेकिन तब भी नहीं लग रही। कोई क्वेश्चन का ये नहीं है क्या? कोई और क्वेश्चन है? नहीं सर, यही था। इसी क्वेश्चन में नहीं लग रही? नहीं सर, वो लिमिट का। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या नहीं लग रहा, क्या लग रहा है। हो गया सर। हाँ सर मुझे एक डाउट पूछना था। सर आपने अभी सर कुछ जो पढ़ाया? एक एक करके। हाँ क्या? सर सर रिलेशन अभी आपने फंक्शन क्लास में स्टार्ट कर दी, कुछ पढ़ाया? कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया बेटा। हाँ बच्ची, आप क्या बोल रहे हो? सर मैं बोल रही थी कि रिलेशन फंक्शन में जो फर्स्ट डीपीपी उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें उसने बोला था कि फॉर रियल नंबर्स x एंड y वी डिफाइन x, y if x minus y plus root 5 is an irrational number, the relation R is। तो सर उसमें आंसर रिफ्लेक्सिव दिया है और मेरा आंसर आया नहीं उसमें, तो आप एक बार वो बता सकते हैं? क्या था वो? √5 माइनस x minus y plus root 5। अच्छा, x माइनस y प्लस √5 Yes इज इरेशनल। yes sir। तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा क्योंकि x, लेंगे अपन, a, लेते हैं ना। हाँ तो x, लेंगे तो कैंसिल हो रहा है, तो √5 बचेगा। सो इट इज ट्रू, रिफ्लेक्सिव होगा। फिर अपन इसे उसमें चेक करेंगे सिमेट्री में कि अगर x, y ट्रू है देन y, x भी ट्रू होना चाहिए। मतलब अगर कोई नंबर है x माइनस वाई प्लस √5 अगर इरेशनल है तो y माइनस x प्लस √5 भी क्या होगा? इरेशनल होगा। ऐसा होगा क्या? इज इट नेसेसरी? तो देखो y minus x मतलब x, y अगर इरेशनल है, नहीं सर, x माइनस वाई, मैंने 2 मान लिया, x को माना √5, y को माना 2 और प्लस √5, ये इरेशनल आ रहा है ना? yes sir, 2 root 5 minus 2। ठीक है, तो अगर x, y ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू कर रहा है, मतलब ये इरेशनल बन रहा है, तो क्या y, x भी ट्रू होगा? नहीं सर, ये तो 2 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। फिर ट्रांजिटिव पे जाएंगे ऐसे ही कि x माइनस वाई अगर सिमेट्रिक इरेशनल है, y माइनस जेड इरेशनल है, तो क्या x माइनस जेड होगा? ये चेक करेंगे। अब तू खुद सोचना। x और y में रियल वैल्यूज डाल के चेक करना है। नहीं, डाल के चेक नहीं करते। जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होता है ना तो उसे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से गलत तो नहीं हो रहा है, बस इतना करना होता है। जैसे मैंने एक केस ऐसा बनाया जिससे गलत साबित हो गया। हाँ, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू √5। हाँ, ऐसे ही ट्रांजिटिव में कोशिश करो कि गलत हो जाए। वो गलत हो जाएगा तो मतलब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर प्रूव हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। गुंजन पूछ रही है कि आपने जो दिया था क्वेश्चन उसमें ग्रेटर देन 2 वाला सॉल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है बेटा, देखते हैं। y इक्वल टू k इंटू ई की पावर x एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू k इंटू ई टू द पावर x एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो भाई, एक बार हम लेंगे k इक्वल टू 0, पहले k इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो k इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये रहा, ये y इक्वल टू 0 हो गया, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो फिक्स है। दोनों कितना इंटरसेक्शन दे रहे हैं? 1। तो ये दो केस बन गए। ये टचिंग का भी हो गया, टचिंग का केस भी हो गया, दोनों का टच कर रहे हैं k इक्वल टू 0 पे, एंड 1 सॉल्यूशन का भी केस हो गया k इक्वल टू 0 पे।
मतलब k इक्वल टू 0 पे दो आंसर अपन बोल सकते हैं कि टच भी कर रहा है एक दूसरे को, उसके लिए भी k की वैल्यू 0 ली जा सकती है और वन सॉल्यूशन के लिए भी ली जा सकती है। ठीक है पीयूष, ठीक है आयुष, बढ़िया बनाया, अच्छी बात है, सही आया है शायद आंसर। ये क्वेश्चन हो गया था, ठीक है ऋषभ। देन अब अपन करते हैं क्या, अगर k की वैल्यू नेगेटिव ले लें, k की वैल्यू नेगेटिव ली तो ये माइनस टाइम्स e की पावर, देखो e की पावर x ऐसा बनता है, अगर माइनस लग गया तो ये नेगेटिव में ऐसा बनेगा, ठीक है, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा जा रहा होगा। जब k की वैल्यू नेगेटिव ली है तो y इक्वल टू k e की पावर x, तो दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन का केस है। अब आते हैं k पॉजिटिव के लिए, k की वैल्यू पॉजिटिव ली तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो तो ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब e की पावर x वेरी करेगा, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। मैं टचिंग वाला केस निकालता हूं जब k e की पावर x टच कर रहा होगा, क्योंकि अगर ये टच कर रहा होगा फिर जो भी वैल्यू आएगी k की, अगर उससे ज्यादा वैल्यू लेंगे तो ये जल्दी इंक्रीज होगा, तो ये टच नहीं करेगा, ऊपर से निकल जाएगा, और कम वैल्यू लेंगे तो ये जरा सा नीचे आएगा तो ये कट करने लगेगा, तो उसके बाद सॉल्यूशन मिलेंगे। तो यहां पर हमने टचिंग का केस देखा था, दो कर्व टच कब करते हैं, अब दोनों इक्वल हो या फिर दोनों का डेरिवेटिव इक्वल हो, मतलब k e की पावर x इक्वल टू 2x, दोनों को इक्वेट कर लें। भाई ये डिफरेंशिएशन ले लिया, ये दोनों को इक्वेट किया था, दोनों को इक्वेट कर लें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो दोनों जीरो पर टच कर नहीं रहे, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, x की वैल्यू 2 इसमें रख दो, तो k की वैल्यू आ रही है इस बार 4/e², ठीक है। सर हम देखें तो ये दो जगह कट कर रहा था, दोनों जगह f of x इक्वल टू g of x होगा। टचिंग का केस सर उस पे तो डेरिवेटिव होगा ना सेम। डेरिवेटिव मतलब सर डिफरेंशिएशन मेरा मतलब हुआ सर। मैंने दोनों केस लेके इससे सॉल्व करके लाया हूं ना। ओके सर ठीक, दोनों केस एक साथ अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो टचिंग का ही केस है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अगर हम k की वैल्यू 4/√3 रख रहे हैं तो कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, नंबर 2 सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन के लिए केस होगा k इज इक्वल टू 4/e²। अब दूसरा केस क्या बन सकता है कि k की वैल्यू 0 से 4/e² हो, क्योंकि पॉजिटिव के लिए केस बना रहे हैं, ठीक है, और k की वैल्यू 4/e² से इंफिनिटी तक चली जाए, ठीक है। तो अगर k इक्वल टू 4/e² पर टच कर रहा है, अगर उससे कम वैल्यू ली, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, मतलब ये इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ये जरा सा भी नीचे आएगा तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 3 सॉल्यूशन लेंगे, 1 2 3, सो मोर देन 2। और अगर k की वैल्यू 4/e² से ज्यादा हो गई तो ये ऊपर से निकल जाएगा, मतलब कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, ओनली 1। तो 1 सॉल्यूशन के लिए एक ये आंसर होगा और एक ये भी आंसर होगा 0, ठीक है। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन माने जाते हैं अगर टेंजेंट नॉर्मल में आते हैं तो। देख लें, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लें, आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन पूरे उसमें एक चीज है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक जो ग्राफ है वो कितनी बार कट कर रहा है, मतलब जैसे हमने इसमें कह दिया 3 टाइम्स कट करेगा आगे जाके, ये तो उसके स्लोप पे डिपेंड नहीं करता है कि वो कैसे इंक्रीज कर रहा है। तो सर हमें पहले वो चेक नहीं करना पड़ेगा उस चीज को, क्या पता कि ये सिर्फ 2 ही बार कट करता, तीसरी बार कभी कट ही ना करता, उसका स्लोप ऐसा। अगर ऐसा हो रहा होता कि 2 बार ही कट कर रहा होता तो ये 4/e² के अलावा कुछ और आता नहीं। मतलब सर क्या कह रहे हो? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर तू 4/e² से थोड़ा सा छोटा लेगा, ठीक है, यस सर, और फिर हम एओडी में आगे बढ़ेंगे तो तू देखेगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए डेरिवेटिव हम डिफाइन करेंगे कि स्लोप, जो तू स्लोप बोल रहा है वही स्लोप मैं भी बोल रहा हूं, कि अगर मैंने 4/e² ली, दोनों का डिफरेंशिएशन किया था, अगर मैं 4/e² रख रहा हूं x इक्वल टू 2 पे, दोनों बराबर हो रहे हैं। यस सर। ठीक है, अब तू 4/e की वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि कितनी होगी, ठीक है, उससे थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू या थोड़ी सी कम वैल्यू रख के देख, दोनों में रख के देखेंगे तो कौन बड़ा आ रहा है कौन छोटा आ रहा है, उससे तेरे को समझ में आएगा कि कट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं, या ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा। और अगर उससे भी बेहतर बनाना है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम मोनोटोनिसिटी से बनाएंगे कि इसको इधर लेके एक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, इस पूरे को इधर ले लेंगे
और एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और उस फंक्शन का डेरिवेटिव करके चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है 4/e² से छोटा लेने या बड़े लेने पे। मान ले 4/e² से छोटा लेने पे इसको इधर लिया था और ये पूरी क्वांटिटी क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है, तो निगेटिव हो रही है तो ये जो है इससे छोटा आ रहा है, और 4/e² से आगे लेने पे ये इससे बड़ा आ रहा है। इसका मतलब है हम सही थे कि ये नीचे जा रहा है। ये चीजें सब समझ में आएंगी। अभी मोनोटोनिसिटी बाकी है, अभी टेंजेंट नॉर्मल भी बाकी है। चलिए वो टेंजेंट नॉर्मल बहुत बढ़िया से। ओके सर। हाँ, मतलब मैं अभी एडवांस के करा रहा हूं, तुम लोगों को भी मैंने शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो एडवांस के अभी तो क्या है, बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर एडवांस दीजिए मत, 7-8 दिन बचे हैं, हमें तो मेंस पढ़ाई है। तो अदरवाइज मैं प्रीवियस ईयर के एओडी के मैंने 10 दिन के लिए बनाए हैं, 3-3 4-4 क्वेश्चन में 10 दिन चला रहा हूं, तब जाके 20 साल के क्वेश्चन खत्म हो पा रहे हैं। इतने क्वेश्चन आए हैं, मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए जो रिपीट हो रहे हैं, जो कंसेप्ट वो छोड़ दिए, नहीं तो हर साल 3 क्वेश्चन तो आए ही हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एंगल बिटवीन टू कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल बिटवीन टू कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो कर्व जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लो ये ऐसा बन रहा है, थोड़ा और दूसरा बना लेते हैं, एक से ज्यादा जगह भी कर सकते हैं मान लो, लेकिन अभी अपन 2 ही जगह ले रहे हैं। एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, 2 जगह एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये कर्व है y = fx, ये कर्व है y = gx। हमें इनके इंटरसेक्शन पॉइंट का एंगल चाहिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट का एंगल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह होता है कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट डाली जा रही है दोनों पे, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व। मैं रिपीट करता हूं, जहां 2 कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे, दोनों कर्व पे जो टेंजेंट डलती है उनके बीच का जो एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन टू कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत ऐसे होगी कि सबसे पहली स्टेप तो हमारी ये होगी कि हम fx और gx जो कर्व दिए हैं उन्हें इक्वेट करें और उससे x की वैल्यू निकाल लें। मान लो x की वैल्यू x1 आ गई, या इससे ज्यादा भी आ सकती है, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, फिर हम दोनों की टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। अरे भाई दोनों लाइनें ही तो हैं, टेंजेंट मतलब लाइंस, 2 लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते थे, tan θ = mod of m1 - m2 / 1 + m1 m2, जो ज्योमेट्री में पढ़ा था हमने। तो उसे करने के लिए हमें स्लोप ऑफ लाइन चाहिए। अब लाइन क्या है, टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप कैसे आता है, डेरिवेटिव से। तो इसके बाद दोनों को इक्वेट करके जो वैल्यू आई, उसके बाद मैंने डेरिवेटिव किया, y' = होगा f'(x), ठीक है, या dy/dx लिख लो। तो m1 हो गया क्या, f'(x1), मतलब एक कर्व को डेरिवेटिव किया, उसमें वो वैल्यू x1 जो आई वो पुट कर दी, उसे पहला स्लोप आ गया। m2 क्या हो जाएगा, g'(x1), मतलब ये जो y = fx था, इस पे टेंजेंट थी, इसका स्लोप आ गया f'(x1) और m1, और इसका जो स्लोप आया इट इज g'(x1). अब बस हम दोनों के बीच का एंगल, इट इज tan θ = mod of m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, ये लगा देंगे। यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यस सर। अब इसमें देखो एक केस बनता है, नोट करके डाल देते हैं। इफ 2 कर्व्स intersect at an angle of 90 degree wherever they intersect, then they are orthogonal to each other, orthogonal to each other, and so m1 m2 = -1। ठीक है, अब इसमें आप अंडरलाइन कीजिएगा
वेयर एवर दे इंटरसेक्ट, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये एसएस का क्वेश्चन आया था डीबी में। अच्छा आया था, ठीक है। सर लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंगल आ रहा है tan थीटा वाले फॉर्मूला से? अरे इससे क्यों नहीं पता लगेगा? नहीं सर, सर बिकॉज़ लाइन, मतलब जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तेरी आवाज कट रही है बच्चे। सर मैं कह रहा हूँ कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तू जब भी बोलता है सर तो फिर आवाज आती है फिर चली जाती है। सर अब आ रही है। हाँ अभी तो आ रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक तो एक्यूट बन सकती है। अब नहीं आ रही सर, मैं ये बस इसके बाद नहीं आई अब। ये माइक जो है, ये माइक चाहता है कि तू क्या है कम शब्दों में बात खत्म किया करे, क्योंकि शुरू के शब्द सुनाई देते हैं बस। पहले सुन लो, ठीक है, पहले सुन लो। मान लो कोई भी दो कर्व देगा तुम्हें, उन दोनों को इक्वेट करके एक्स की कोई वैल्यू निकालोगे तुम, और दोनों को डेरिवेटिव करोगे दोनों कर्व को, उससे वैल्यू डालोगे तो उससे कांस्टेंट आ जाएंगे m1 m2, वो वैल्यू रख देंगे, tan थीटा आ जाएगा। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर एक्यूट एंगल, हमें कैसे मालूम है एक्यूट एंगल बन रहा होगा? अरे भाई तो दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करती हैं तो या तो एंगल एक तरफ एक्यूट बनता है दूसरी तरफ ऑब्ट्यूज बनता है, तो हम एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं। जैसे ये अगर एक्यूट होगा तो इधर से ये ऑब्ट्यूज होगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर सर 90 डिग्री बन रहा होगा, अरे तो दिख जाएगा, इन दोनों का स्लोप ही तुम निकालोगे उसी दिख जाएगा कि दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, दैट्स इट। लेकिन किसी भी कर्व को अगर ऑर्थोगोनल बोला जाता है, ऑर्थोगोनल का मतलब है वेयर एवर दे इंटरसेक्ट। अगर दो ऐसे कर्व हैं जो एक जगह 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं और दूसरी जगह 90 पे कट नहीं कर रहे, तो उन्हें ऑर्थोगोनल नहीं बोलेंगे। ठीक है। सर्कल में भी ऑर्थोगोनल पढ़ा था, वो भी इसी ऐसे ही हो जा। हाँ लेकिन सर्कल में ऑर्थोगोनल हाँ कह सकती है, कह सकता है अभी। हाँ क्या ये लिखा है सर, मतलब अगर दो कर्व दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों जगह उनकी टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। बिल्कुल। अरे 50 से कर रहे हैं तो 50 के 50 डिग्री होना चाहिए, तभी वो ऑर्थोगोनल कहलाएंगे। ओके सर। हाइपरबोला भी तो हो सकता है ना ऑर्थोगोनल? हाँ हो सकता है ना, दो हाइपरबोला हो सकते हैं ना ऑर्थोगोनल, क्यों नहीं हो सकते? यस सर। एक यही एडवांस में कभी एक पैसेज आया था, उसकी थ्योरी में यही था कि 1 इलिप्स एंड 1 हाइपरबोला आर ऑर्थोगोनल। चाहो तो अंडरलाइन करके लिख लेना ऊपर नोट करके, इफ एन इलिप्स एंड हाइपरबोला आर ऑर्थोगोनल देन दे आर कॉनफोकल। ये प्रॉपर्टी है, कोनिक सेक्शन की प्रॉपर्टी है। तूने बोला तो मुझे याद आ गई कि अगर कोई भी इलिप्स और हाइपरबोला आपस में ऑर्थोगोनल होता है तो वो कॉनफोकल होते हैं, मतलब दोनों की फोकस जो है वो सेम होती है। इफ यू लाइक यू कैन राइट। अच्छा एक बात और, अब इस पे तो ठीक है तुम्हें दिख जाएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल से आते हैं। अच्छा क्वेश्चन अगर आएगा तो इस पे आता है कई बार। इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको ऐसा नहीं करेगा कि दो देके आपसे पूछेगा कि ऑर्थोगोनल है या नहीं, ऐसा नहीं। वो गिवन करेगा कि दो कर्व हैं जो ऑर्थोगोनल हैं, और कर्व ऐसे होंगे जिनका तुम इंटरसेक्शन नहीं निकाल पाओगे। दो कर्व ही ऐसा जाएगा कि इंटरसेक्शन नहीं निकल रहा होगा। क्यों नहीं निकल रहा होगा? क्योंकि आपको ये बोल देगा दो कर्व जो हैं वो ऑर्थोगोनल हैं, और एक पैरामीटर किसी ना किसी कर्व में आ रहा होगा, के ए बी कुछ ना कुछ छोड़ देगा, कहेगा इसकी वैल्यू बताओ। जैसे ए दिया हुआ है तो कहेगा कि ए की वैल्यू बताओ अगर ये दोनों कर्व क्या है, ऑर्थोगोनल है। अब तुम इंटरसेक्ट करके एक्स और वाई की कांस्टेंट वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे। तो कभी भी ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, जेईई मेंस में इसी बार ऐसा क्वेश्चन आया, इसलिए ध्यान से सुनना। अगर आपको कभी भी दो कर्व ऐसे दे कि ऑर्थोगोनल बोल के कोई पैरामीटर पूछे और आप उसका इंटरसेक्शन नहीं निकाल पा रहे हो फिक्स तरीके से, तो चिंता मत करना, दोनों के डेरिवेटिव कर लेना और ये मान के चलना कि वो दोनों इंटरसेक्ट में जो एक्स और वाई हमें दिख रहे हैं दोनों कर्व में वो कॉमन है। दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करना, dy बाई dx दोनों का निकालना और दोनों का प्रोडक्ट करके -1 कर देना। सॉल्व होने के बाद वो सारा एक्स और वाई कट जाता है और केवल कांस्टेंट टर्म ही बचती है, गारंटीड। मैं रिपीट करता हूं, अगर कोई दो कर्व आपको दे रहा है और कह रहा है कि वो ऑर्थोगोनल है, मतलब उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, मतलब उनके स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब f डैश एक्स एंड g डैश एक्स का प्रोडक्ट -1 है, तो आपको अगर ऐसा दिखे कि जो पैरामीटर मुझे निकालना है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों को सॉल्व करके पैरामीटर के टर्म में कांस्टेंट टर्म आ जाती हैं,
लेकिन जनरली अच्छा क्वेश्चन होता है तो नहीं आती। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम तो दोनों कर्व लेंगे, दोनों का dy बाई dx निकाल लेंगे, भले ही वो x और y के टर्म में आ रहा हो, और दोनों का प्रोडक्ट -1 करके लिख देंगे। x और y की जो वैल्यू है वो इस तरह की आएगी कि वो कैंसिलेशन में सब हट जाएगा और अपने आप कांस्टेंट टर्म आ जाएगी आपके पास, ऐसा होगा। उसके लिए मैं आपको क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा अभी, ठीक है सर? ये मतलब हाँ। आपने भी बात बोली, ये हमें क्वेश्चन ही ऐसा देते हैं या फिर ये एक तरह की प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल? नहीं नहीं नहीं, ये हमें तो question ही प्रॉपर्टी ऐसा है, देते हैं। ये प्रॉपर्टी है, और जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा है कि सिलेबस, अपने सिलेबस में जो है उससे बन जाता है। हाँ सर वही। हाँ भाई देखो, क्वेश्चन करें, दो क्वेश्चन है आपके सामने। फाइंड द एक्यूरेट एंगल बिटवीन द कर्व, दो कर्व दिए हैं, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, उससे बनाए और फिर ऐसे बनाए। इसमें दिया हुआ है वेयर एब्सिसा इक्वल टू ऑर्डिनेट, उस पॉइंट पे अपन को एंगल निकालना है कर्व का। मतलब अगर दो आंसर आ रहे हैं तो उसमें से वो वाला आंसर चाहिए। करेंट रहा है सर हम्म। सर स्कूल के एग्जाम में रिलेशन फंक्शन आ रहा है तो उसमें पूरा लिख के उसमें पूरा आगे बोल। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर स्कूल के एग्जाम में रिलेशन फंक्शन आ रहा है तो उसमें पूरा प्रूव करना पड़ेगा, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव या फिर सिर्फ डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं, अगर सब्जेक्टिव है तो पूरा करना पड़ेगा। ओके सर। ऑब्जेक्टिव आए तो कर सकता है। बनाओ बनाओ। ठीक है पीयूष, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है सूर्यांश, ठीक है चैतन्य, लक्ष्य, अमन दोबारा चेक कर। अमन डिफरेंशिएशन में गलती हुई है। यस सर समझ में आ गया। सर 2/√2 - 1। 2/√2 नहीं सर फर्स्ट वाले का tan इनवर्स 2√2 बिल्कुल सही है। अरे बनाओ बनाओ, बनेगा, ये तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है चैतन्य, देखते हैं। पहले हमने साइन एक्स बराबर किया कॉस एक्स से, टेन एक्स इक्वल टू आया 1। आप कोई भी एक वैल्यू ले लो, एक्स की वैल्यू आ रही है π/4। अब हमने y डैश किया, पहले का डेरिवेटिव किया तो आया cos x, x की जगह π/4 रखा तो स्लोप, पहले का स्लोप आ गया है 1/√2।
y डैश दूसरे को डेरिवेटिव किया, इट इज माइनस साइन एक्स, m2 it is minus 1 by root 2. So now this is tan theta. Tan theta is mod of 1 by root 2 minus 1 by root 2 upon 1 plus 1 by root 2 minus 1 by root 2. This is root 2 in numerator and this is 2 minus 1 by 2. So it is 2 root 2. So theta will be tan inverse 2 root 2. सर अगर m2 को हम -1 by √2 ले ले तो नेगेटिव में आ जाएगा आंसर। नेगेटिव में क्यों आ जाएगा? मॉड लगा है ना, पॉजिटिव में एक्यूट एंगल है ना, वी नीड टू फाइंड एक्यूट एंगल। हाँ ठीक है सर। हाँ मॉड लगा रहे हैं ना अपन इसलिए। सर 5/4 पे भी सेम आंसर आएगा। सेम आंसर आएगा अगर आप π/4 की जगह 3 वो ले लेंगे, 10 की वैल्यू 1, 5 π/4 तो भी सेम आंसर आएगा। ऋषभ, x is not -1, 10x will be -1, 10x will be 1। 10x अगर 1 है तो π/4 पे या 5 π/4 पे आप ले सकते हो। आप 5 π/4 पे लोगे तब भी सेम ही आएगा। उसमें ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड के अंदर तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है आदित्य, ठीक है लक्ष्य, ठीक है सूर्यांश, बताओ भी बताओ। बहुत बढ़िया। ये सेकंड वाले क्वेश्चन में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? वेयर एब्सिसाइज इक्वल टू ऑर्डिनेट, क्योंकि 3 आंसर आ रहे होंगे। यही सिग्निफिकेंस है। मैंने तो एक से निकाल दिया। वो तूने एक से निकाल दिया, तेरी गलती है, तूने एक से निकाल दिया। अभी ये नहीं लिखूंगा, 3 आंसर आ सकते हैं। नहीं समझ आया क्या बच्चे? y is equal to x, एक और इक्वेशन लेनी होगी इसमें। y इक्वल टू x सर दूसरे वाले सवाल सेकंड वाले में मैंने कब कहा y इक्वल टू x? उसने कहा है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व वेयर एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट। मतलब इन दोनों में जरूर थोड़ी y इक्वल टू x लाइन हो सकता है उसे दोनों को कट कर रही हो या दोनों को टच कर रही हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। हमें तो क्या करना है, हमें तो सॉल्व करना है। हम तो भैया सॉल्व करना जानते हैं। 7 माइनस एक्स क्यूब, सो 6x स्क्वायर इसमें पुट कर दिया, 7 माइनस एक्स क्यूब, सो दैट इज एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7। अब ये आइडेंटिफाई से दिख रहा है x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका एक फैक्टर हो गया x माइनस 1। तो मैं x माइनस 1 को लिखूंगा 3 बार, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा। कोऑर्डिनेट को एक तरीके से हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू x रख देंगे और दूसरी साइड 6x इक्वल टू 7 माइनस x क्यूब रख देंगे, तो उससे डायरेक्ट 1 आ जाएगा। कर सकते हैं ना? अरे बात वो नहीं है कि x इक्वल टू 1 आ जाएगा, बात ये है कि कुछ और नहीं हो रहा। क्या हम छोड़ क्यों रहे हैं? मान ले ये मैंने लिखा है, ये तो मैं सिग्निफिकेंस ये दे रहा हूं कि इसके लिखने का सिग्निफिकेंस क्या है। इसके अलावा भी आंसर हो सकते थे, बस वो समझा रहा हूं, है ना। ये एक्स क्यूब हो गया, ये गया माइनस एक्स स्क्वायर, हमें चाहिए 6x स्क्वायर, वी हैव माइनस एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर के लिए 7x स्क्वायर चाहिए, तो 7x का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया प्लस 7x स्क्वायर, ये गया। फिर ये बना माइनस 7x, हमें चाहिए ही नहीं तो हम प्लस 7x करेंगे, तो प्लस 7 किया, ये 7x, और ये अपने आप माइनस 7 बन जाएगा। तो इस पूरे में से x माइनस 1 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7। इसका d ग्रेटर देन आ रहा है भाई, लेस देन नहीं आ रहा, बोल मत देना। इसका d ग्रेटर देन आ रहा है, लेकिन ये इर्रेशनल रूट बनाएगा, फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो इसके रूट्स इर्रेशनल होंगे, और इर्रेशनल रूट कॉन्जुगेट होते हैं, बराबर नहीं होते कभी। अगर हम x की वैल्यू निकालें यहां से, तो x की जो रूट वाली वैल्यू आएगी, उसे जब मैं x की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा, तो जो y की वैल्यू आएगी वो रूट के स्क्वायर की वैल्यू आएगी, दोनों बराबर कभी नहीं होंगे। तो हमारे पास केवल एक ही पॉइंट है x इक्वल टू 1, जिस पर y की वैल्यू 1 आ रही है। अब आ जाओ डिफरेंशिएशन पर। जिंदाबाद डिफरेंशिएशन, जिंदाबाद। डिफरेंशिएट करो,
y डैश इक्वल टू 2x, m1 इक्वल टू है 1, y डैश डिफरेंशिएटिंग करते हैं, कितना हो गया 0 माइनस 3, M12 आएगा सर। M12 ओके 1 रखेंगे, m2 आ रहा है -1/2। अब करने की जरूरत ही नहीं है, m1 m2 कितना आ रहा है -1, एंगल बिटवीन सर हाँ बेटा। सर मैंने इसको ऐसे किया था कि एब्सिसास और ऑर्डिनेट सेम दे रखे हैं, तो मैंने इनको इक्वेट कर दिया, उससे दोनों के अंदर वैल्यूज आ गई। मैं एग्री हूं तेरी बात से, ऐसे कर सकते हैं अगर ये दिया हो, लेकिन एक बच्चे ने पूछा कि ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस यही था कि अपन को एक ही वैल्यू मिल जाए, लेकिन इससे ज्यादा वैल्यू भी हो सकती थी। अगर ये नहीं लिखेगा तो फिर 3 एंगल आ सकते थे जो कि कॉम्प्लिकेटेड होंगे। ठीक है, यस सर, वहां पे भी आ रहे हैं, तो वहां पे अपन ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि दोनों में जो भी कॉमन होगा वो वाला ले लेंगे। बिल्कुल, एब्सिसा इक्वल टू ऑर्डिनेट होगा वो वाला लेंगे। सर हाँ सर एक सर, बार मतलब- आप सर एक बार आप ये क्यूब रूट फिर से बता देंगे। क्यूबिक 3x³ + 6x² - 7 इक्वल टू 0 हमने इटरेटिव ट्रायल से निकाला है, इसको x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, और x इक्वल टू 1 पर दोनों से y की वैल्यू भी बना रही है, मतलब ऑर्डिनेट और एब्सिसा बराबर आ रहे हैं। तो एक तो पॉइंट आ गया है, ऐसा तो नहीं है कि कोई और पॉइंट भी हो। इसके लिए हमने x की, क्योंकि इसका एक रूट x इक्वल टू 1 था तो इसका फैक्टर x - 1 होगा, उसे हमने 3 बार लिखा, और आप डिवीजन रूल से भी बना सकते थे, मैंने मैनिपुलेशन से बनाया। उसको मतलब सेटिस्फाई करा देंगे x-1 को, उस पे वो बना देंगे कैसे भी, जैसे हाँ। x-1 रखा तो फिर उसको बना देंगे वो। हाँ, उससे कम्युनिकेट डिवीजन रूल से बना ले, ये फैक्टर आ जाएगा। अब ये फैक्टर का डी ग्रेटर देन है लेकिन इरेशनल बन रहा है। यस सर। तो अगर मैं वो इरेशनल रूट को यहां पे रखूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा तो x और y बराबर नहीं आएंगे, जो x रखूंगा वही y नहीं मिलेगा। यस सर, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। ठीक है सर एंगल 90 डिग्री कैसे आया वो बता सकते हैं? अरे m1 m2 -1 रे छोरे। सर -1 तो फिर tan तो जो है वो नॉट डिफाइंड होता है ना? तो tan नॉट डिफाइंड का होता है, 90 डिग्री पे तो होता है। हाँ सर, होता है कभी कभी, क्या है बहुत दिन हो जाते हैं ना ज्योमेट्री पढ़े पढ़े, तो ऐसा हो जाता है। हाँ भाई बना मेरा जेई एडवांस में कभी आया था, पता है बहुत पुराना क्वेश्चन है जेई एडवांस का, बहुत ज्यादा पुराना, कभी आया था। कोई बात नहीं हर्ष, चलने दो जैसे चल रहा है। अब जैसे इसमें ऑर्थोगोनलिटी बोली है, आप ये मान के चलें कि x और y दोनों में कॉमन है, कॉमन पॉइंट है x, y। हम इसे सिंप्लीफाई करके नहीं सॉल्व कर सकते, आप मत कीजिए। पहले वाले का dy/dx निकालिए, दूसरे वाले का dy/dx निकालिए, दोनों का dy/dx का प्रोडक्ट -1 कर दीजिए। थोड़ा सिंप्लीफाई करके सोचिए तो वेरिएबल हट जाएगा, कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं आप। थोड़ा ट्राई करो, बनेगा। ठीक है चैतन्य, देखते हैं। ठीक है पीयूष, लेट्स सी।
अरे क्या हो गया इंदिरापुरम, तकिया वकिया दूं यहां से? नॉट डिफाइन नहीं आदित्य, नॉट डिफाइन नहीं होगा। ठीक है कुसुम, ठीक है आदित्य, ठीक है गुण, देखते हैं। डेरिवेटिव करें, इसका डिफरेंशिएशन निकालो। डिफरेंशिएशन करना सबको आता है। हो गया खत्म डिफरेंशिएशन हमारे पास। 2y डैश बाय 4 इक्वल टू 0। तो 2 हट जाएगा पूरे में से। y डैश बाय 4 इक्वल टू माइनस एक्स बाय ए स्क्वायर। सो y डैश मतलब m1 इज माइनस 4x बाय ए स्क्वायर y। ठीक है, ये आ गया एक। फिर दूसरे का डेरिवेटिव, ये तो बहुत आसान। इट इज 3y स्क्वायर y डैश इक्वल टू 16। सो y डैश मीन्स m2 इक्वल टू 16 बाय 3y स्क्वायर। अब भाई हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप ये मान के चलें x और y जो दोनों में दिख रहे हैं वो सेम है, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे निकाला जाता है। दोनों का प्रोडक्ट -1, m1 m2 इक्वल टू -1। सो दैट इज माइनस 4x बाय ए स्क्वायर y 16 बाय 3y स्क्वायर इक्वल टू -1। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो ये बन रहा है y क्यूब कितना था 16x, y क्यूब की जगह 16x रख दो तो 64x बाय ए स्क्वायर 3a स्क्वायर इंटू y क्यूब की जगह 16x। खत्म है क्वेश्चन। 16 4 जा, सो 3a स्क्वायर इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बाय √3। ऐसा कुछ आ रहा है। y स्क्वायर नहीं बच रहा है, देखो यार ध्यान से। हाँ सर, वो y स्क्वायर की जगह 16x पुट नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। y स्क्वायर नहीं, y क्यूब बनना चाहिए था उधर, वो गलती हो गई होगी कुछ। समझ रहा है? तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप सॉल्व करके कांस्टेंट निकाल पाएंगे, इस तरह का केस भी बन सकता है। ठीक है बच्चों, आगे। हाँ सर, तो पैरामीटर के क्वेश्चन में हमेशा हमें यही करना है ना, मतलब स्लोप निकाल के उसको। हाँ, अगर ऑर्थोगोनल का केस होगा हमेशा यही करना है, ऑलवेज। ये भी जेईई का क्वेश्चन है, एडवांस का, पुराना क्वेश्चन है। सोचो थोड़ा, आप चाहो तो डायग्राम बनाओ, डायग्राम से और समझ में आएगा जल्दी। और नहीं तो इंटरसेक्शन कैसे निकालें वो तुम सोचो कैसे क्या होगा। जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसके हिसाब से मॉड हटेगा, फिर डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव नहीं कर सकते बिना मॉड हटाए। एक्स की ऐसी वैल्यू अगर आ गई जिसपे इसे पुट, यहां पे पुट करने पर क्वांटिटी पॉजिटिव हो रही होगी तो मॉड डायरेक्ट ओपन, यहां पे नेगेटिव हो रही होगी मॉड ओपन माइनस साइन के साथ, फिर डेरिवेटिव करेंगे। पहले आप इक्वेट करें या ग्राफ बना के समझें, जैसा आप चाहें, लगाओ दिमाग।
ठीक है चैतन्य, ठीक है सूर्यांश, बढ़िया। हाँ हाँ समझ गया, मैं समझ गया, बढ़िया। बनाओ बनाओ भाई, ग्राफ आता है ना सबको इसका? यस सर। नहीं याद हो ग्राफ, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। इस क्वेश्चन में ग्राफ की जरूरत क्या है? दोनों से बताऊंगा मैं। ग्राफ का अपना सिग्निफिकेंस होता है, कई चीजों में ग्राफ से बहुत जल्दी समझ में आता है। जैसे अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो एक्स स्क्वायर ऐसा है, -1 नीचे गया, अब पूरे फंक्शन में मोड तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा। -1 1 पहला वाला, दूसरा वाला एक्स स्क्वायर -3 नीचे तक जाएगा तो उतना ही ऊपर जाएगा, तो दूसरा ग्राफ ऐसा बन रहा होगा। ये 3, दिस इज √3 एंड -√3, ठीक है, ये 3। अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सिमेट्रिक कर्व है, इवन फंक्शन है, दोनों सिमेट्रिक कर्व है, तो यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, यहां पर हमें एंगल निकालना है दोनों की टेंजेंट का। तो ये जो वैल्यू आ रही है, कि जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू 1 से √3 के बीच में आएगी। अब देखो मैं डायरेक्ट इंटरसेक्शन निकाल सकता हूं, मॉड हटा के, 1 से √3, 1 से बड़ी होगी, 1 से अगर जो भी वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी, तो क्वांटिटी क्या है, ये पॉजिटिव है, तो मॉड डायरेक्ट ओपन हो गया। और √3 से छोटी होगी, तो x की वैल्यू अगर मैं √3 से छोटी रखूंगा तो क्वांटिटी अंदर निगेटिव हो जाएगी, तो मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ। सो दिस इज 2x² = 4, तो x² = 2, तो x की वैल्यू आप 2 ले लो, √2 या -√2 कोई भी ले लो। नाउ दिस इज √2। अब कुछ भी नहीं बचा, हमारे पास कर्व है, ये है डायरेक्ट ओपन है, और ये ओपन है माइनस साइन के साथ। बस अब आपको डिफरेंशिएट करना है, वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना है। सर थीटा = tan इनवर्स 0 डिग्री। सर हाँ सर, ये माइनस के साथ क्यों ओपन हुआ मॉड? मॉड ओपन होने के बाद माइनस के साथ ओपन क्यों हुआ वो? बेटा वो √3 से छोटा है ना, जो वैल्यू आ रही है वो √3 से छोटी होगी, तो √3 रखने पर ये 3 - 3 0 हो रहा था, √3 से छोटा रखूंगा, अच्छा, तो उसका स्क्वायर 3 से छोटा होगा, तो क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है ना? हाँ, तो y डैश मतलब m1 मतलब 2x, मतलब x की वैल्यू √2 पे 2√2, y डैश m2 कितना रहा है, -2x मतलब -2√2। सो इट इज tan थीटा equal to mod of 2√2 minus -2√2 upon 1 plus 2√2 into -2√2. So that is 4√2 upon 1 minus 8. So it is 4√2/7. So theta is tan inverse 4√2/7. ठीक है ना भाई? यस सर। हाँ, चमकना चाहिए सबको, बहुत बढ़िया। ग्राफ से नहीं करते तो कैसे करते? अगर ग्राफ से नहीं करते तो हम वो देसी तरीका जो हमारा है कि हम क्या करते हैं, हम तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दोनों को इक्वेट कर दो। अब अगर दोनों तरफ मॉड लगा होता है तो मॉड हटाते हैं, किसी भी एक तरफ प्लस माइनस लगा देते हैं। अब प्लस साइन लेंगे तो x² कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस ले नहीं सकते, तो माइनस ही लेंगे। तो ऐसा सोच सकते हैं ना कि दोनों में से एक तो माइनस हो रहा है। बोल सकते हैं। अब फिर x की वैल्यू √2 आ गई, तो √2 अगर हम लेंगे तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो मॉड डायरेक्ट ओपन हो रहा है। यहाँ पे √2 लेंगे तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, तो मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ। फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वैल्यू रखेंगे। ठीक है बच्चे? यस सर। प्रिया, हमने क्या किया, हमने पहले इसका ग्राफ देखा, x² ऐसा बनता है, -1 तो नीचे गया और पूरे फंक्शन में मॉड तो नीचे वाला ऊपर आ गया, ये ऐसा बन गया। फिर x² -3 बना था, तो x² ऐसा था, -3 तो नीचे गया, -3 नीचे, और फिर मॉड लगा तो उतना ही ऊपर आ गया। तो हमने ये बात देखी। अब ये इंटरसेक्शन आ रहा है, ये इंटरसेक्शन जो है 1 से बड़ा है और √3 से छोटा है,
तो 1 से बड़ा है तो x की वैल्यू जो भी आएगी वो 1 से बड़ी आएगी इंटरसेक्शन पे। तो ये अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो ये डायरेक्ट ओपन हो गया। और x की वैल्यू √3 से छोटी आ रही है, तो √3 पर ये 3 - 3 0 हो रहा था, तो अगर x की वैल्यू √3 से छोटी रखेंगे तो ये 3 से छोटा होगा, तो दैट विल बी नेगेटिव, सो मोड ओपन माइनस साइन बार। ठीक है बच्चे? हाँ जी, और कुछ रह गया क्या? मेरे ख्याल से हो गया सारे कंसेप्ट। अच्छा एक और बचा है भाई, बना लो ये भी कभी पूछा गया है। बनाओ बनाओ, नेक काम में देरी कैसी, बनाते चलो। चैतन्य पूछ रहा है क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन नहीं बनते एडवांस के सारे, क्या करें? बेटा उसके सॉल्यूशन पे भी जा सकता है। एक्चुअली अलजेब्रा ऐसी चीज है कि खत्म नहीं होती कभी। ट्रिग्नोमेट्री आप कितना भी पढ़ लो, कितनी भी थ्योरी रिवाइज कर लो, जरूरी नहीं है आपसे 10 के 10 क्वेश्चन बनेंगे। अलजेब्रा पार्ट है, बहुत यही हो रहा है। हाँ अलजेब्रा पार्ट है ना, बहुत प्रैक्टिस मांगता है। पता नहीं क्या सोच से वो बनाया गया होगा क्वेश्चन, वो वही। और सिंगल डोर क्वेश्चन होते हैं, एडवांस में अच्छे क्वेश्चन होंगे सिंगल डोर होते हैं। सिंगल डोर मतलब जैसा सोचना चाहिए वैसा ही सोचा जाएगा तभी आंसर आएगा। अब तो हर कुछ, तो यार मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिए बच्चे, इसलिए ऐसा होता है आयुष। तो मैं भी तुझसे बोल रहा हूं, तू खूब क्वेश्चन लगा, जितने तू क्वेश्चन लगाता जाएगा, नहीं समझ में आए, तूने 3-4 बार ट्राई किया, नहीं समझ में आया, सॉल्यूशन समझ कि कैसे बनाया, फिर दोबारा कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो तेरे से बनेगा। यही हो रहा है। Prove that the angle between the curve this and this at the point other than origin। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। निकल सकता है भाई, x की जगह y स्क्वायर रख दो यहां पे, तो y स्क्वायर का होल क्यूब y क्यूब -3 y स्क्वायर इंटू y।
तो बंधु ये हो गया y की पावर 6 माइनस 2y3, तो y3 बढ़ा दो, y3 माइनस 2, तो एक तो y की वैल्यू 0 आई और एक आया y इक्वल टू 2 की पावर 1/3। तो y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 0 आ रही है, ये लेना नहीं है, उसने ओरिजिन हटाने को बोला है, और y की वैल्यू 2 की पावर 1/3 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 की पावर 2/3 आ रही है। तो हमारे पास पॉइंट है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देन अब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन करो। सो 2y डैश इक्वल टू 1, y डैश मतलब m1 मतलब 1/2y। आंसर वैल्यू बाद में रखें, चलो ठीक है रख लो। y की वैल्यू 2 की पावर 1/3, मतलब ये है 1/2 की पावर 4/3, है ना। ये m1। दूसरे को डिफरेंशिएट करो तो 3x² प्लस 3y² y डैश इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 3xy डैश। तो y डैश का लटा उधर ले चलते हैं, तो 3 अच्छा पूरे में से हट रहा है, 3 पूरे में से हटा दो, तो y² माइनस x ऑफ y डैश, इसको मैं इधर लेके आया और y डैश कॉमन, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, 3 हटा ही चुके हैं, तो y माइनस x²। सो y डैश मतलब m2 मतलब y माइनस x² बाय y² माइनस x। वैल्यू डालें तो यहां पर दो y², ये तो वैसे ही नॉट डिफाइन हो रहा है क्या? यस सर, ये तो वैसे ही नॉट डिफाइन हो रहा है क्योंकि y² की जगह x आएगा, ठीक है। तो ये वही 1/0 बन रहा है, ठीक है। अब जरा सुनना, 1/0 बन रहा है, या तो लॉजिक से बनाओ या फॉर्मूले से बनाओ, फिर भी इसको 1/0 को मैं 1/k मान लूंगा। अरे सबको समझ में आ रहा है, ये 0 हो रहा है। यस सर, x की जगह 2 की पावर 2/3 और y की जगह 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर सेम आ जाएगा, 0 आ रहा है। अब इसे क्या मान लो, इसे k मान लेते हैं अभी, ठीक है, जैसा अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे। और tan थीटा लगाओ, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2, m1 दिस, m2 इज 1/k, सो 1/2 की पावर 4/3 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 k टाइम्स ऑफ 2 की पावर 4/3। Now after taking LCM it is k minus 2 की पावर 4/3 by it is k into 2 की पावर 4/3 plus 1। अब हमने k की जगह 0 रख दिया, अब k की जगह 0 रख दिया तो 0 हट गया, तो ये 2 की पावर 4/3 या हम कह सकते हैं 2 की पावर 4 होल पावर 1/3, मतलब 16 की पावर 1/3 इज tan थीटा। यही प्रूफ करना है। हाँ, क्या ये चमक रहा है सबको? सर हमें अगर यही ओरिजिन पे निकालना होता तो कैसे निकालते? क्या मतलब ओरिजिन पे निकालना होता तो कैसे निकालते? ओरिजिन पे निकालते ही नहीं, डिफाइन ही नहीं होता, ओरिजिन पे नहीं आ सकता था ये क्वेश्चन, मतलब ओरिजिन पे बन ही नहीं रहा होगा ऐसा कुछ। सर आपने लास्ट स्टेप में k को 0 करा है? हाँ, अच्छा, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जाओ कि एक टेंजेंट ऐसी बन रही है, एक टेंजेंट ऐसी बन रही है पैरेलल टू एक्सिस, और एक जो है स्लोप दिया हुआ है एक्यूट एंगल, एक लाइन ऐसी बन रही है, ठीक है। हमें इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए, इसका स्लोप दिया हुआ है, ये थीटा हमें पता है, हमें ये थीटा निकालना है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये अल्फा मान लेते हैं। अरे इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप ये हमें पता है ना, ये m1 दिस इज tan अल्फा, हमें tan अल्फा पता है, हमें ये एंगल निकालना है। तो ये अल्फा है, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा, सो दिस इज ऑल्सो 90 माइनस अल्फा। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, बट tan थीटा इज नथिंग बट 90 माइनस अल्फा। सो व्हाट इज 90 माइनस अल्फा? इट इज cot अल्फा। तो tan अल्फा हमारे पास ये था, तो cot अल्फा क्या हो गया? 2 की पावर 4/3, ये आ रहा है आंसर। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, आपकी जैसी मर्जी हो। हमने कहा एक जो है वो नॉट डिफाइन है, इसका मतलब पैरेलल जो टेंजेंट आ रही है वो पैरेलल टू y एक्सिस आ रही है, तो पैरेलल टू y एक्सिस दिस इज m2 एंड दिस इज m1, जो x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो हमें पता है। सो दिस इज अल्फा, दिस इज 90, हमें दोनों के बीच का एंगल चाहिए, दोनों टेंजेंट के,
So this is alpha, this is 90, this is 90 minus alpha, vertically opposite, this is also 90 minus alpha. We need to find the value of this. So tan theta is nothing but tan 90 minus alpha, it is quad alpha. और quad alpha अगर इसका स्लोप tan alpha ये है तो quad alpha इसका रेसिप्रोकल होगा, तो उससे आंसर आ सकता था। कोई बात नहीं। एक चीज का रीजन पूछना था। हाँ, कि हमने जो लास्ट स्टेप में किया है 1/0, कई बार जब हमें सॉल्यूशन निकालना होता है डिनोमिनेटर का तो हम उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, ऐसा क्यों? 0 से इक्वेट कर देते हैं मतलब जैसे कि हमने लास्ट में लिखा ना y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/0 है। अभी हम चाहते हैं कि हमें x या फिर किसी अननोन वेरिएबल जो कि डिनोमिनेटर में है उसका आंसर चाहिए, तो उसके लिए सर हम उसको 0 से इक्वेट करते हैं। तो सर हम ऐसा क्यों करते हैं? कभी डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करते हैं ऐसा बोल रहा है? हाँ सर, डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करके वो केस होता है, वो कैलकुलस में केस होता है। तूने कैलकुलस में ही पूछ रहा है ना ये चीज? सर कैलकुलस में तो पूछ रहा हूँ, बट सर बाकी जगह पे भी यूज करते हैं ना, लाइक फिजिक्स में भी कई बार हमने यूज किया है इसको। अब भाई मेरे को फिजिक्स का क्या पता सर। अगर हम कैलकुलस को भी लेकर के चलते हैं तो इसमें कैसे केस होते हैं? कैलकुलस में वर्टिकल टेंजेंट करके एक कंसेप्ट आता है, वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है, अभी तुम सीखोगे। अभी तो हम क्या सोचते हैं कि टेंजेंट का मतलब होता है कि एक पॉइंट है उससे टेंजेंट जा रही है और वो कर्व को आगे कहीं कट नहीं करेगी, तो ऐसा नहीं होता। टेंजेंट कहीं भी कट कर सकती है। ठीक है, मतलब हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ेंगे। अभी एओडी में है, सब पार्ट एओडी में है। तू पूछना भूल जाएगा, तू पूछेगा ही नहीं उसके बाद कुछ। जितने सारे फंडे हैं सब क्लियर हो जाएंगे। हाँ अवनी सर एक बार ग्राफ फिर से बता दीजिए, ग्राफ वाला पार्ट समझ में नहीं आया। देख, जैसे मान ले ये जो हमने पूरा कर्व नहीं बनाया, क्योंकि इसका कर्व तो हम आता है, इसका कर्व हम नहीं बना पाएंगे, अभी सीखा नहीं है। लेकिन हमें ये तो समझ में आ रही है, दो टेंजेंट बनी। एक टेंजेंट जो है उसका स्लोप था 1/2 की पावर 4/3, जो कि हमने मान लिया कि वो ये जो टेंजेंट थी ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही थी, तो हमने tan अल्फा को लिख दिया 1/this। और एक टेंजेंट थी जो कि जिसका स्लोप नॉट डिफाइन आया, मतलब इसका जो टेंजेंट थी वो पैरेलल टू y एक्सिस थी, तो y एक्सिस के पैरेलल कोई भी ले ली, ये x एक्सिस या y एक्सिस। अब हमें इन दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल निकालना था, तो मैंने कहा कि यहां पर ये जो फर्स्ट टेंजेंट थी इसका एंगल x एक्सिस के साथ अल्फा था, अल्फा 90, सो इट इज 90 माइनस अल्फा, वर्टिकल अपोजिट, दिस इज 90 माइनस अल्फा, दिस इज थीटा। बेसिकली हमें ये फाइंड करना है हाँ सर, दोनों टेंजेंट के। तो बस वी नीड टू फाइंड tan theta, it is tan 90 minus alpha, so it is cos alpha. If tan alpha is this, then cot alpha is the reciprocal of this. ठीक है? यस सर आपसे एक ना एग्जाम की सिचुएशन पूछनी है। जैसे अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मैं, तो मेरे पॉइंट्स गलत आ गए मुझसे, मतलब कोई बाय मिस्टेक कर दी मैंने पॉइंट्स निकालते हुए, और क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं आगे। तो जैसे अगर पेपर में करते करते सर ऐसा तो है नहीं, गलती ना हो सकती है, देख तो सर क्या, इस वक्त क्या करें? अगर तू सीखना चाहता है ना, देख हम अलग ही दुनिया में रहते हैं। यहां पर क्या है, जैसे तू अकेला मेहनत कर रहा होगा ना, जैसे मैं महसूस करता हूं कि हमारे साथ ऑनलाइन में पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर थे। मतलब ऐसा नहीं कि अपनी कक्षा की बात कर रहा हूं या माई क्लासरूम की बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं इतने लोग, जब कोविड का टाइम आया इतने लोग उतरे, उसमें से 1% लोग ही बचे, 1-2%, बाकी सब गायब हो गए। बिकॉज ऑफ दैट कि जैसे ही आप अकेले हो जाते हो ना, आपको टारगेट दिखाई नहीं देते। अब मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, कोई बाहर से अगर मुझे देखे या कैमरे में मुझे देखेगा तो वो कहेगा कि आदमी पागल हो गया है, क्योंकि अकेला एक कमरे में अकेला है और बस चिल्लाया जा रहा है। मतलब ये तो ठीक है, अभी तुम लोग जूम पे पढ़ रहे हो तो तुम लोग रिस्पॉन्स दे रहे हो तो सब ठीक है। जब अपनी कक्षा में चलता है तो क्या होता था, तब तो केवल यहां पे टाइप आती थी और अलग ही माहौल रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अगर समझना चाहो तो लाइफ ऐसी ही है कि आप अकेले ही बढ़ने वाले हो। तुम्हें ये बात देखनी पड़ेगी। मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जो मैथ्स पढ़ लिए, बस फिजिक्स केमिस्ट्री खुद से पढ़ लिए और आईआईटी में निकल गए। मैंने ऐसे बच्चों को भी पढ़ाया। मेरा खुद का कजिन था जो, तब मैंने पढ़ाना चालू नहीं किया था आईआईटी में, तब मैं शायद 3rd ईयर के आसपास था। मेरा एक कजिन था, वो 12th में था और उसकी रैंक जो है वो 2000 के आसपास ही थी, कुछ सेल्फ स्टडी से थी। उसको एक बात समझ में आ गई थी जो बहुत सारे लोगों को 2-2, 3-3 साल में समझ में नहीं आती, कि आपको
ये एग्जाम इस तरह से निकालना है कि आपको, आप कुछ लोग जो टॉपर वाली बात करते हैं, तो टॉपर बंदा 8th क्लास से 7th क्लास से पढ़ाई चालू कर देता है आईआईटी की। दे आर नॉट सो ब्रिलियंट, इक्का दुक्का होते हैं, लेकिन जो अंडर 10 में बच्चे आते हैं उसमें 1-2 बच्चों को छोड़ दो तो बाकी सब बच्चे आप ही की तरह होते हैं, बस वो थोड़े पहले चालू कर देते हैं, इसलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर पा रहे होते हैं। जैसे अभी एक बच्चा पूछ रहा था ना कि सर मुझे नहीं दिखता, मुझे दिक्कत आती है एडवांस के क्वेश्चनों में, क्योंकि वो अलजेब्रा है, उसको उसमें बहुत सारे क्वेश्चन तेरे को लगाने चाहिए। अब तू 2 साल के अंदर उतने क्वेश्चन नहीं लगा सकता, तो तेरे को परफेक्शन नहीं दिखेगा। तो अगर तुझे सीक्वेंस एंड सीरीज में परफेक्शन चाहिए कि मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं अटकना चाहिए सर एडवांस का, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे कुछ लिमिटेड चैप्टर को समेटना पड़ेगा कि बस यही लिमिटेड चैप्टर जो है ये मैं बहुत अच्छे से करूंगा और इसका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर तू 31-32 चैप्टर मैथ्स के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के सब कुछ समेटने की कोशिश करेगा तो तू जेईई एडवांस में बहुत अच्छे नंबर नहीं ला सकता। मतलब जितने आने चाहिए उतने भी नहीं आएंगे। उसकी बजाय मैं अभी से नहीं कह रहा हूं ये चीज, लेकिन ये सच है, ठीक है, और ये पूरी लाइफ का सच है। आईएएस करने वाले, आईपीएस बनने वाले, इंडियन फॉरेन सर्विस में जाने वाले, कैट की तैयारी करके आईआईएम अहमदाबाद में निकलने वाले, सबको मैंने देखा है, ठीक है। हमारी फील्ड में बढ़िया काम करने वाले लोग, सब लोग ऐसे ही हैं। उन लोगों ने ज्यादा भागे नहीं है, वो एक फिक्स दायरे में रहते हैं और उन्हें समझ में आता है इस चीज में मेरा परफेक्शन है। कुछ लोग होंगे, तुम लोगों ने देखा हो, तुम सब लोग बैठे हो, कुछ लोगों की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता होगा ना तो दिमाग अलग ही चलता है। कुछ लोगों को कैलकुलस में बहुत मजा आ रहा होता है, कुछ लोग वैसे सुपड़े से बैठे रहेंगे, बिल्कुल उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही पीएनसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चालू होता है उनका दिमाग अपने आप भागता है। तो सबका ब्रेन अलग अलग बना है। आप अपने हिसाब से 32 में से चैप्टर चुन लीजिए कि चाहे कुछ हो जाए, इनके चैप्टर के क्वेश्चन खत्म, इनके क्वेश्चन आएंगे और मुझे बनाने ही है, और उसमें परफेक्शन लाइए, उसमें लगातार क्वेश्चन बनाते रहिए। मुझे आज भी याद है मेरे कजिन का, वो मतलब हम होली पे आते थे, वो इतना लीचर था, ठीक है, आज भी है, मतलब आज भी वो लीचर ही होगा, मतलब मुझे नहीं पता, मतलब लेवल बता रहा हूं, लेवल ऑफ हाइप, कि अगर उसे वो कहीं बैठ गया, सुबह उठा, मुंह हाथ धो के ब्रश करके कहीं बैठ गया, ठीक है, अब वो बैठा है तो वो नाश्ते की टेबल तक नहीं आएगा, वो वहीं पे बैठा रहेगा, अपनी बुक रख लेगा, और ऐसा नहीं बहुत मतलब हाईली ब्रिलियंट, लेकिन वो ऐसे ही था। जैसे मैं उसके घर पे गया, मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई होली पे हम मिलने आए हैं, ठीक है, भाई दूज वगैरह पे हम मिलने गए, मैंने कहा आजा नाश्ता कर लेते हैं। कह अरे मां से बोल दो यहां पे दे देंगी तो कर लूंगा, नहीं तो अब लंच ही करूंगा। वो शुरू से ऐसा था, वो आज भी ऐसे ही होगा। मैं आपसे कह रहा हूं आप बहुत अच्छे हो, उससे आपका दिमाग स्थिर है, आप कुछ करना चाहते हो। ये पूरी लड़ाई ऐसी है, चाहे आप एमटेक करोगे, चाहे आप रिसर्च फील्ड, जितने भी कंपटीशन तुम दोगे उसमें पूरा किसी को नहीं पढ़ना होता, बट जो आप पढ़ें वो इतना महारत हासिल होनी चाहिए उसमें, तभी मजा है। मेरी बात समझ में आई हो? अगर आप एओडी कर रहे हैं तो एओडी के हर क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, वो बनेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आपने सोच लिया तो बनने लगेगा, वो नहीं बनेगा। आप लगातार क्वेश्चन लगाते रहेंगे, एक बुक लगाएंगे, उसमें जो नहीं बनेगा फिर उसे सॉल्यूशन देखेंगे, फिर दोबारा दूसरी बुक उठाएंगे, ऐसे करते जाएंगे। ऐसे करके अगर आप 15 ऐसे चैप्टर चूज करते हैं, जेईई एडवांस जरूर निकलता है। आउट ऑफ 32 में से 15 चैप्टर से ही जेईई एडवांस 60% पे निकलता है, मेरी गारंटी। तुम खुद ढूंढो, तुम वेक्टर उठाओ, वेक्टर 3D में मिला के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैट्रिक्स से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3, 2-3 क्वेश्चन। 2021, 20, 21, 22 नहीं 19, 20, 21 3 साल के मैं देख चुका हूं। मेरा स्टूडेंट निकला था पिछली बार, तो हमने 19, 20, 18, 19, 20 के देखे थे। 18 में एक ही क्वेश्चन था, फिर 19 में 2 हो गए थे, 20 में जो है वो 3 हो गए थे, अभी पिछले साल 21 में भी 3 क्वेश्चन आए हैं। तो चैप्टर चूज कीजिए, उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं चैप्टर, लेकिन कम से कम 13 से 14 चैप्टर ऐसे होने चाहिए कि उसका कोई, किसी बुक का कोई क्वेश्चन ही नहीं छोड़ा हमने। ये आप कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आपको अलग ही महसूस होगा कि यार मैं तो पूरा पेपर भी नहीं देखता हूं, पूरा फुल पेपर आता है, मैं उसमें से 36 क्वेश्चन आते हैं, और 36 क्वेश्चन में से मैं तो 20 क्वेश्चन देख के बना के और बाहर आ जाता हूं, वो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हम रैंक होल्डर हैं। और फिर तुम ज्ञान जो बन जाता है ना, वो ज्ञान बांटता है फिर कि देखो इतनी पढ़ाई करनी चाहिए, सब झूठ बोलते हैं।
सब झूठ बोलते हैं कि 10-15 घंटे पढ़ना चाहिए, 13 घंटे, किसी को सब जानते होते हैं अंदर से वो कैसे पढ़े हैं। कोई राज नहीं खुलता, क्योंकि ये राज उनके साथ आगे जाएगा। वो कैट की तैयारी करेंगे, वो आईएएस की करेंगे, कोई नहीं बताना चाहता। सर अभी भी ये पॉसिबल है गुंजन, बिल्कुल सब कुछ पॉसिबल है बेटा। चलो हाँ लास्ट क्वेश्चन में एक चीज पूछी थी सर की, जैसे आपने कहा कि 0,0 पे इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं बन रहा होगा, कुछ और बन रहा होगा, लेकिन हमारा तो पॉइंट आ रहा है इंटरसेक्शन का, तो वो क्या आ रहा है फिर? हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, हमारे पास कर्व कौन कौन से हैं तू देख। अभी तुझे जिस दिन मैं एओडी पूरा बढ़ा दूंगा और उसके बाद मैं फैमिली ऑफ कर्व, तुझे कर्व ग्राफिक, प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक बताऊंगा, तो इसका कर्व बनाना, तब मैं तेरे को समझा पाऊंगा कि एक कर्व बहुत डेंजर कर्व है। y² = 4x तो बन जाता है, ये नहीं बनेगा। एक्चुअली क्या हो रहा है देख, y' क्या बनेगा, नॉट डिफाइन 0 पे, ठीक है। और ये तो 1/0 बन ही रहा है, लेकिन ये 0/0 पे भी 0/0 बन जाएगा, तो तू डिफाइन ही नहीं, वैल्यू ही नहीं निकाल सकता। मतलब इस पर कोई स्लोप आएगा ही नहीं। ओरिजिन पे आप स्लोप नहीं ले पाओगे इस पे। क्वेश्चन ऐसा है। मेरा पॉइंट ये है फिर हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ क्यों रहा है फिर टेंजेंट्स का? अगर नहीं तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा। इंटरसेक्शन 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है भाई, 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है। बट कई बार दो ऐसे एंगल जिनके स्लोप डिफाइन नहीं हो सकते, वहां पे उनके बीच में एंगल कैसे निकाल लेगा तू? दोनों के स्लोप डिफाइन नहीं हो रहे, उनके बीच में एंगल कैसे निकाल लेगा? मेरी बात समझ। दोनों ओरिजिन से पास हो रहे होंगे, दोनों के बीच में एंगल कुछ ना कुछ बन रहा हो, या तो तू लिमिटिंग वैल्यू लगा, लिमिट का केस लगा, उससे निकाल सकता है। लिमिट का केस लगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकता है। ये √x, ये x² अपॉन दिस इज x माइनस x, ठीक है। अब मैंने √x कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस x √x। अब तो इसमें भी राजी नहीं होगा। अब अपन लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे इसे नॉट डिफाइन कह सकते हैं, तो हम कहेंगे ये 90 डिग्री, ये भी पैरेलल टू x एक्सिस है, वो भी पैरेलल टू x एक्सिस है, दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है, ऐसा बोल सकते हैं। ये अप्रोचिंग एंगल है, हम फाइंड नहीं कर पा रहे। ग्राफ इस तरह का बनता है दोनों का, समझ आ रहा है? अभी लूप के केस, बहुत सारे केस बचे हैं, अभी तसल्ली रख, बनेंगे। हाँ भाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल क्या होता है, ये आज का आखिरी मुद्दा है। और ये टेंजेंट नॉर्मल का आखिरी कंसेप्ट है जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं। टेंजेंट नॉर्मल यहां पे खत्म हो जाएगा। हो सकता है इसके क्वेश्चन रह जाए, थ्योरी समझ लो, बहुत सिंपल सी थ्योरी है। क्या होती है सब टेंजेंट, सब नॉर्मल वगैरह क्या होता है वो समझते हैं। मान लो कर्व ऐसा बन रहा है, कोई भी कर्व है उस तरह का बन रहा है, ये y = fx का ग्राफ है। मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है x, y, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया, जिस पे भी टेंजेंट की लेंथ पूछेगा, जिस पे भी, वो पॉइंट हमने x, y मान लिया। ये टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल डाल दी इसी पॉइंट पे, ठीक है। ये तो गलत नहीं बोलना नहीं होगा कि इसे मैं y बोल दूं, y बोल सकता हूं ऐसे, हाइट। यस सर। यस सर। अब बच्चों ये एंगल थीटा बोल सकता हूं, क्योंकि tan थीटा स्लोप होगा। tan थीटा इज नथिंग बट टेंजेंट का स्लोप dy/dx इज tan थीटा। तो ये थीटा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ठीक। ये अब नाम दे दो, सबको नाम दे दो भाई। ये P पॉइंट है, ये Q बोल देते हैं, ये R बोल देते हैं, ये S बोल देते हैं। सो PQ इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। मतलब कांटेक्ट पॉइंट, देखो सर्कल में क्या होता था, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती थी, एक्सटर्नल पॉइंट से कांटेक्ट पॉइंट तक की लेंथ। लेकिन कैलकुलस में ऐसा नहीं होता। कैलकुलस में लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है कांटेक्ट पॉइंट से जो टेंजेंट जा रही है वो एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगी, वो पूरी लेंथ जो होती है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट।
इसी तरह से आप लेंथ ऑफ नॉर्मल भी समझ सकते हो, पी आर क्या होगी, लेंथ ऑफ नॉर्मल, पी आर होगी लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब अगर मैं यहां पर बल्ब लगा दूं, मैं बल्ब लगा देता हूं किस पे, लेंथ, टेंजेंट की लेंथ के ऊपर बल्ब लगा दूं, तो उसकी जो शेडो बनेगी किस पे, एक्स एक्सिस पे, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब यही होता है कि ऊपर अगर बल्ब लगा दिया तो जो शेडो बनती है, तो इस पूरे की शेडो ये बन रही होगी। ये बात समझ में आ रही है? PQ cos theta. Yes, sir. So this is nothing but QS. QS is called length of subtangent. This is called subtangent. And SR, अगर हम बल्ब यहां पे लगाते तो इसकी शेडो जो बनती है दैट इज प्रोजेक्शन, सो इट इज SR. SR is length of subnormal. Now अब देखो शुरू करते हैं। तो जैसे एक मैं बता देता हूं, बाकी तुम बनाना। लेंथ ऑफ टेंजेंट मैं PQ निकालना चाहता हूं, तो तुम्हें भी पता है कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, उसमें एक साइड पता है, एक एंगल पता है, तो तीसरी साइड, दूसरी साइड निकाल सकते हैं। हाँ सर QS को ही हम सब टेंजेंट बोल रहे हैं। हाँ, QS को लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, उसे वो सब टेंजेंट बोलते हैं, उसकी लेंथ QS कहलाती है। ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ टैंजेंट इज सब टेंजेंट। बिल्कुल। ओके सर। अगर आपको सब टेंजेंट लिख के आएगा या लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, बात एक ही रहेगी। ठीक है सर। अब देख, इस ट्राइंगल में हमें PS निकालना है, PQ निकालना है। हमें एक साइड दी है, एक एंगल दिया है, दूसरा एंगल निकालना है। हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमें हाइपोटेनियस निकालना है, सो वी विल से साइन थीटा। अब बस यहां पे जो क्लू है वो समझ ले, क्या समझाना चाह रहा हूं। क्योंकि हम ये यूनिवर्सल केस निकाल रहे हैं, किसी भी कर्व का फॉर्मूला लेंथ ऑफ टेंजेंट का, नॉर्मल का, सब टेंजेंट का, सब नॉर्मल का सेम रहेगा, कॉमन फॉर्मूला। तो कॉमन फॉर्मूले में किसी भी कर्व के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, किसी भी कर्व का हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, dy बाई dx, भले ही वो फंक्शन हो या ना हो। अरे एक बात और, आप ये बात समझिएगा, ठीक है, कि हमने फंक्शन पढ़ा, हमने ITF पढ़ा, हमने लिमिट पढ़ा, कंटिन्यूटी पढ़ा, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा, यहां तक आने पे ये पूरे फंक्शन का पार्ट था। जैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी के बाद हम डिफरेंशिएशन पे आए, तो ये केवल फंक्शन का पार्ट नहीं था, ये कर्व का पार्ट था, क्योंकि सर्कल कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है। अब जैसे हम टेंजेंट नॉर्मल पे आए हैं, टेंजेंट नॉर्मल भी फंक्शन का पार्ट नहीं है, केवल वो कर्व का पार्ट है। लेकिन इसके बाद हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे जब जाएंगे तो वो फंक्शन का पार्ट होगा, मैक्सिमम मिनिमम पे जाएंगे वो फंक्शन का पार्ट होगा। तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो है, जहां हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये कॉमन केस है। तो कॉमन केस में हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं कोई भी कर्व दिया होगा उसका dy बाई dx मैं निकाल सकता हूं। तो यहां पर लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल को मैं dy बाई dx के टर्म में निकालना चाहता हूं। dy बाई dx इज नथिंग बट tan थीटा। थीटा इज अ एंगल मेड बाय द टेंजेंट विथ x एक्सिस। तो साइन थीटा मैंने लगाया, इट इज y बाय pq। देखते चलना भाई कैसे निकालेंगे। सो pq इज नथिंग बट y cosec थीटा। अब cosec को मैं tan तक लेके जाऊंगा, जिससे tan की जगह मैं dy बाई dx या y डैश लिख दूं। कैसे? तो मैं कहूंगा रूट cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। एंड व्हाट इज cot स्क्वायर थीटा? इट इज 1 बाय tan स्क्वायर थीटा, मतलब y डैश स्क्वायर। चमका गया? यस सर। ठीक है, हमें ये करना है। अब PQ की लेंथ आ गई है, एलसीएम ले लें, y बाय y डैश रूट अंडर 1 प्लस y डैश स्क्वायर। और इसमें मॉड लगा दिया जाता है, कई बार डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं, लेंथ है इसलिए मॉड लगा देते हैं। ऐसे ही आपको अगर मान लो PR निकालनी है, तो PR कैसे निकलेगी भाई? PR फाइंड करना था, कैसे फाइंड करें? इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो साइन 90 माइनस थीटा, इट इज y बाय PR। सो PR इज नथिंग बट, ये cos थीटा बन गया, तो y बाय cos थीटा, या हम कहेंगे y sec थीटा। अब इसे भी 10 में बदलो, तो y रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और व्हाट इज tan थीटा? इट इज y डैश। सो y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश स्क्वायर। इस पर मॉड लगा दें, दिस इज लेंथ ऑफ
नॉर्मल। याद रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट कंसेप्ट है कैलकुलस का, लास्ट चैप्टर है, उसमें यूज होती है ये सब। ये यहां पे यूज नहीं होगी, इसका एक आधी क्वेश्चन मिलेगा आपको यहां पर, लेकिन ये अच्छे तरीके से यूज होगी। लास्ट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन में, मैं याद दिलाऊंगा आपको। अगर एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगी तो इनफाइनाइट होगा लेंथ, लेंथ ऑफ टेंजेंट इनफाइनाइट होगा। ठीक है आयुष? हाँ भाई, सब टेंजेंट सब नॉर्मल तुम निकालो, जल्दी से आंसर दो, लिखो और सब टेंजेंट सब नॉर्मल खुद निकालो। y और y डैश की टर्म में आता जाएगा। सर आपने क्या बोला निकालने के लिए? सब टेंजेंट और सब नॉर्मल की लेंथ निकालनी है। हमने टेंजेंट की लेंथ निकाल ली, हमने नॉर्मल की निकाल ली, सब टेंजेंट की और सब नॉर्मल की आप लोग निकालें। ठीक है पीयूष? ये सर y बाय y डैश। हाँ, मॉड ऑफ y बाय y डैश। ठीक है, ठीक है कुसुम, ठीक है पीयूष, ठीक है अभिनव, बढ़िया। सर मॉड क्यों लगाया? सर मॉड y बाय डैश होगी SR की। एक्चुअली जैसे मान ले हमने e की पावर माइनस एक्स का निकाला लेंथ ऑफ टेंजेंट, e की पावर माइनस एक्स का, तो उसमें क्या बनेगा, ये यहां पर आएगा e की पावर माइनस एक्स जो कि पॉजिटिव है, लेकिन उसका डेरिवेटिव माइनस e की पावर माइनस एक्स आएगा, वो निगेटिव में आ रहा होगा। तो हम लेंथ निकाल रहे हैं, लेंथ निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मॉड लगा दिया है। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड इम्पोर्टेंट क्या कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ, सब नॉर्मल आ रहा है y y डैश। ठीक है, आप लोग बना के देखें। सब टेंजेंट QS की वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ y बाय y डैश, और SR की आ जाएगी मॉड ऑफ y y डैश। सब नॉर्मल, सब नॉर्मल अलग से लिख लेना अपने हिसाब से, सब टेंजेंट सब नॉर्मल की वैल्यू लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, समय है हमारे पास, एक आध क्वेश्चन है मेरे पास, एक दो ही क्वेश्चन होंगे, वो और देखते हैं। जिससे इसको नमस्कार करेंगे हम। सर सब नॉर्मल वाला बता सकते हो क्या? मेरा y बाय y डैश आ रहा है। अरे सब नॉर्मल क्या होगा, tan थीटा लगाएगा, tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा ना। ओके सर, है ना? हाँ, इधर tan थीटा होगा, इधर cot थीटा बन जाएगा। ठीक है, और prove that for the curve this the square of the subtangent is proportional to subnormal. Square of the subtangent is proportional to subnormal. या हम ऐसे प्रूव कर दें कि सब टेंजेंट का स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट विथ सबनॉर्मल, या बस इतना प्रूव कर दो कि सब टेंजेंट का स्क्वायर अपॉन सबनॉर्मल क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इतना प्रूव कर दो। तो पहले सब टेंजेंट निकाल लो इसकी, फिर सब नॉर्मल निकाल लो, सब टेंजेंट का स्क्वायर करके डिवाइड बाय सब नॉर्मल करो, कांस्टेंट आना चाहिए। इट विल नेवर बी इजी, लेकिन आपको मजा आएगा, बना के देखो, चीजें तभी समझ में आती हैं। सर एलसीडी की एक शीट शेयर कर दो सर, मतलब अच्छे क्वेश्चंस की। अरे यार क्या है, मेरे पास उसकी पीडीएफ है,
अब मैंने उसे कन्वर्ट करने के लिए दी हुई है। एक्चुअली उस पीडीएफ में क्या है, मैं जो पहले क्लास चलाता था, मेरी खुद की क्लास चलती थी मैप एजुकेशन के नाम से, तो वो उसकी है, उसके ऊपर लोगो वगैरह उसका वाटर कलर वो सब बना हुआ है। मैंने उसे बनाने के लिए दिया हुआ है, लेकिन क्या है तुम लोगों के टेस्ट 11th के टेस्ट, उसके चक्कर में वो बंदा बिजी है, इसलिए नहीं दे पाया। हो सकता है उसने आज सेंड कर दियो, मैंने उसे बोल रखा था, उसने कहा था 1-2 दिन में सेंड कर देगा, उसके 1-2 दिन ही खत्म नहीं हुए, है ना। अगर नहीं हो पाया ना तो फिर मैं जो मेरी कोचिंग की पीडीएफ है मैं उसी को सेंड कर दूंगा, ठीक है। बनी तो रखिए। वो जो ए दिया है वो कांस्टेंट है, के नहीं दिया हुआ है। प्रोपोर्शनलिटी जब होती है तो इक्वल टू के होता है, के कांस्टेंट ही होता है। तू तो ये प्रूव कर के सब टेंजेंट का स्क्वायर अपॉन सब नॉर्मल विल बी कांस्टेंट, ठीक है अमन। सर हम्म सर एक आउट ऑफ द सिलेबस काइंड सा क्वेश्चन पूछना था, नॉर्मल। सर मुझे ये पूछना था कि रिसर्च में पैसा बनता है? किसमें? रिसर्च में। तुझे पैसा बनाना है? माना है सर। तो फिर रिसर्च में क्यों जा रहा है? पैसा बनाने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं बेटा, है? तब मैंने बीएससी को एज ए बैकअप ऑप्शन रखा था सर। तो क्या दोबारा बोल? बीएससी मुझे सर एग्रीकल्चर करना है। ओके ठीक है। तो पहले तो मैं आईआईटी खड़गपुर में बीटेक के लिए ट्राई कर रहा हूँ सर, एग्रीकल्चर। ठीक है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर बीएससी है सर, एग्रीकल्चर दूसरा ऑप्शन। तो इस हिसाब से पूछ रहा था। तू बीएससी कर सकता है, तू सेट के थ्रू फॉरेन जा सकता है, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है एग्रीकल्चर में। गाइडेंस कहाँ से मिल सकती है? क्या? साइट से रिलेटेड गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? तू तो अभी आईडी छोड़ देगा। अरे सर मतलब फिर भी पता तो होना ही चाहिए। नहीं देख, वैसे मैं किसी को भी प्रेफर नहीं करता कि ग्रेजुएशन बाहर से करो, क्योंकि ग्रेजुएशन की वैल्यू नहीं है। ग्रेजुएशन अपने यहाँ ज्यादा वैल्यू है। मतलब एक इंजीनियर, एक आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियर जो होता है वो सिंगापुर में जितना कमाता है, सिंगापुर के खुद के कॉलेज से निकला हुआ बंदा इतना नहीं कमाता। मतलब कुछ सिंगापुर के कॉलेज बहुत अच्छे हैं, जो स्कॉलरशिप भी देते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें सीटें बहुत कम होती हैं बाहर के लिए, वो वहीं के लोग लेते हैं। लेकिन यहां से, मतलब मेरा एक स्टूडेंट था, एलन में पढ़ रहा था, उसके फादर सिंगापुर में मैकेनिकल इंजीनियर थे। वो बस ये कहते थे कि सर बस इसको गवर्नमेंट कॉलेज से भी मैकेनिकल मिल जाए, मुझे ऐसे मैकेनिकल दिलवानी है, इतना बढ़िया जीवन है सिंगापुर में। मैंने कहा तो आप सिंगापुर से ही करा दो, वहीं पे रहते हो। कह सर वहां पे वैल्यू नहीं है, अपने यहाँ के ग्रेजुएशन की बहुत वैल्यू है बाहर, बीटेक की, और बाहर की पीजी की बहुत वैल्यू है दुनिया में। उल्टा सीधा है। सर आपका कोई पहचान का है सर बीटेक एग्री का? बेटा बीटेक का ब्रांच मुझसे काउंसलिंग में तो लेते हैं बच्चे, लेकिन मैंने कभी एग्रीकल्चर नहीं सुना कि किसी ने मुझसे आगे होके पूछा हो। हालांकि तू अच्छा सोच रहा है, मेरी जगह मैं इस दौर में मैं होता मैं भी ऐसे सोचता। ठीक है हार्दिक। स्कूल एग्जाम के लिए साइन इनवर्स साइन एक्स और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स सेम होंगे क्या? बिल्कुल सही है, सेम होंगे सिद्धार्थ। साइन इनवर्स साइन इनवर्स ग्राफ तुम्हारे टीचर नहीं बना पाएंगे बेटा, गारंटी है। इसमें उनकी गलती नहीं है, उन्हें सब आता होगा, लेकिन बरसों हो गए, उनने बरसों से पढ़ाई नहीं होगा, सिलेबस में कहीं एक भी क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी का। सब टेंजेंट होता है y बाय y डैश स्क्वायर, और ये होता है y इंटू वाई डैश। सो y स्क्वायर बाय y इंटू वाई डैश क्यूब हो जाएगा, एक y कट गया। सो y बाय y डैश क्यूब। अब y डैश निकाल लो इसमें से, तो 2y y डैश 3 टाइम्स ऑफ x प्लस a होल स्क्वायर। सो y डैश आ गया है हमारे पास 3x प्लस a होल स्क्वायर बाय 2by। ये लगा दिया अपन ने यहां पर, तो यहां पे y अपॉन
इट इज 27x प्लस a की पावर 6 हो जाएगा, होल क्यूब ले रहा हूं भाई इसका, 8b क्यूब y क्यूब, ऊपर चला गया तो ये बन गया y की पावर 4 इंटू 8b क्यूब बाय 27x प्लस a की पावर 6। यहां तक आ गए। अब क्या करना है, y की पावर 4 है, यहां से y स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, x प्लस a होल क्यूब बाय b, यहां पे पुट कर दो तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर कितना हो गया, x प्लस a की पावर 6 बाय b स्क्वायर इंटू 8b क्यूब बाय 27x प्लस a की पावर 6। खत्म क्वेश्चन। आंसर होगा 8b बाय 27। इट इज कांस्टेंट। तो भाई सभी लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, काफी है। हाँ यस सर। हाँ बेटा। सर एक क्वेश्चन में डाउट था सर, पूछ लूं? अभी पूछेगा सर वो आज सर बिल्कुल ओरल सर। अच्छा ठीक है, पूछ ले, पूछ। हाँ सर एक मिनट सर मेरा भी क्वेश्चन है, फंक्शन f of x is given by f of x is equal to x by 1 plus x by x plus 1 into 2x plus 1। ये तुझे लग रहा है ओरल है, बदमाशी कर रहा है। सर ओरल क्वेश्चन है सर, आप अबे तो क्वेश्चन दिखना भी चाहिए, इतना सारा बोलेगा तो कैसे। एफ एक्स इक्वल्स टू x by 1 plus x plus x by 1 plus x 1 प्लस 2x, नहीं 1 plus x अच्छा इंटू में, मतलब नीचे में इंटू में 2 plus x 2x plus 1। हाँ 1 प्लस 2x, ठीक है। और फिर प्लस हिंट दे दूं? नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर इस वाले क्वेश्चन में आपकी ट्रिक नहीं लगा सकते कि x बाहर निकाल लो। सर इसकी ना एक्चुअली वैल्यू निकालनी है और मतलब बताने की कंटिन्यूस, हाँ कंटिन्यूटी बतानी है ना, तो एग्जैक्टली जीरो पे तो जीरो हो रहा है। हाँ। कुछ नहीं करना, क्योंकि एग्जैक्टली में हम अप्रोच करते ही नहीं है, जीरो हो रहा है। लेकिन अगर हम इसे लिमिटिंग वैल्यू के लिए देखने वाले हैं तो इसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। कैसे? इसे 1, इसमें 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर, इसको सिंप्लीफाई करेगा तो कैसे आ रहा है? अरे यार तुम लोग ना परेशान करते हैं और कुछ नहीं है। क्या था? एफ एक्स इक्वल टू, मैंने 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा, x अपॉन 1 प्लस एक्स, x अपॉन 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पर इसको सिंप्लीफाई किया, 1 को रहने दिया, कितना हो गया? -1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये कट गया, बचा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। इसके साथ ले लिया वैसे, देख अब क्या बन रहा है। इन दोनों को ले, अब इन दोनों को लेंगे, क्या बनेगा? इट इज -1 माइनस 2x प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2x। अब इसको सिंप्लीफाई करेगा ना, तो इसमें बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2x। तो क्या होता जा रहा है? जब इसके साथ लिया तो ये बचा -1 अपॉन डिनोमिनेटर, जब इसके साथ लिया तो -1 अपॉन ये वाला बचा, ये अगले के साथ कंपेयर होगा। तो ऐसे करते करते n तक जब तू जाएगा तो 1 प्लस nx बचेगा बस। और क्योंकि जब डबल लिमिट का केस आता है तो लिमिट fx, ये fx चल रहा है, हम बाहर से किसकी लिमिट लगा रहे हैं? x की। हम बाहर से किसकी वैल्यू लगा रहे हैं? x की, जबकि अंदर n इंफिनिटी है, इनफाइनाइट टर्म तक था। तो अगर n की वैल्यू पहले से इंफिनिटी है तो ये क्वांटिटी इंफिनिटी बनेगी, x बाद में रखेंगे अपन, ये इंफिनिटी बनेगी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो fx इक्वल टू 1 आएगा। तो हम कह रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू पर वैल्यू क्या आएगी? 1, जबकि एग्जैक्टली 0 पर क्या आ रहा है? 0। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, लिमिट एग्जिस्ट। बट सर हम इसकी मतलब हम इसको ट्रिक से बना सकते हैं। बेटा तेरा कुछ तू पहले माइक सही करवा ले मेरे भाई। सर आवाज आ रही है? अब आवाज तो आ जाती है, फिर चली जाती है ना। अब सर अगर मैं ऊपर से x बाहर निकाल लेता हूँ न्यूमरेटर से, हाँ, तो फिर उसके बाद आपकी ट्रिक नहीं लगा सकता, क्योंकि फिर जो मतलब फिर जो
हमारा जो मल्टीप्लिकेशन में है वो 0 तो होगा नहीं कभी, वो मतलब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बनाएगा नहीं, सिर्फ x होगा 0, तो फिर वहां से तो फिर वो कंटीन्यूअस। तो पहले करके देख, ठीक है, तू करके देख, ऐसे नहीं सोचते। और ये कोई ऐसा ओरल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, इज नॉट ओरल क्वेश्चन। बाकी लोग परेशान हो रहे हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब ठीक है। सर कॉन्सेप्ट में डाउट था पीछे जो आपने करवाया। हाँ बोल सर, जो भी आपने लेंथ ऑफ टैंजेंट और पीछे लिखवाया ना कॉन्सेप्ट, सर इसमें जैसे y हमारा कोई फंक्शन होगा तो उसमें जैसे आपने e की पावर x का दिखाया, तो y की जगह हम e की पावर x पुट कर देंगे और y डैश की जगह e की पावर x पुट कर देंगे सर, तो वो जो लेंथ होगी वो x के टर्म्स में नहीं होगी? हाँ तो लेंथ तो x के टर्म में ही आएगी। हाँ तो सर फिर वो जो पॉइंट पुट कर रहे होंगे वो हम कौन सा वाला पॉइंट पुट करेंगे जो इस कर्व, जिस पॉइंट से तुझे लेंथ निकालनी है वो वाला पॉइंट। तुझे x इक्वल टू पाई बाय 4 पे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है साइन x की, तो x इक्वल टू पाई बाय 4 लेगा। सर तो लेंथ ऑफ टैंजेंट भी तो फिर डिफरेंट नहीं हो सकती कि मतलब कोई जो पॉइंट ले रहे हैं हम बाहर से, एक्सटर्नल पॉइंट जो है, एक्सटर्नल पॉइंट कहां ले रहे हैं? एक्सटर्नल पॉइंट कहां ले रहे हैं? कहां लिया अपन ने एक्सटर्नल पॉइंट? x, y हम एक्सटर्नल पॉइंट नहीं लेते, उसे लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं बोलते। जिस पॉइंट, कोई पॉइंट अगर कर्व पे आ रहा है, उस पॉइंट को, उस कांटेक्ट पॉइंट को पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो एक्स एक्सिस जहां कट करेगी वो लेंथ कहलाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट, नो एक्सटर्नल पॉइंट। अच्छा सर, मतलब वो एक्स एक्सिस से कंसीडर जाएगी? नहीं नहीं नहीं, एक्स एक्सिस से कंसीडर नहीं सर हमारी केमिस्ट्री क्लास क्यों नहीं होती सर, आपको पता है? क्या सर हमारी केमिस्ट्री क्लास क्यों नहीं होती सर, आपको पता है? नहीं, नो आइडिया बेटा। सर मुझे तू बता रहा है कि होती नहीं है क्लास, हो नहीं रही अभी क्लास, हो सकता है वो छुट्टी में। हाँ बेटा। सर ये जो अपन यहाँ पे आपने जो कोऑर्डिनेट में क्वेश्चंस दिए थे, और में कैलकुलस यूज हो रहा था। कौन से कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन दिए थे? सर आपने शीट दी थी ना आपके चैनल पे। अच्छा ओके, हाँ 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 हाँ। तो सर उनमें से एक क्वेश्चन था जिसमें ना वो इलिप्स के अंदर सर्किल बन रहा था। तो सर उसमें मैंने दोनों की वो स्लोप इक्वल कर दी थी, dy बाय dx, क्योंकि वहां पे टेंजेंट जा रही है तो दोनों की स्लोप इक्वल होगी टेंजेंट ही। मुझे बेटा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें इलिप्स के अंदर सर्कल बन रहा है। तू मुझे क्वेश्चन एक बार मेरे पर्सनल उस पर टेलीग्राम पे भेजना, फिर बात करेंगे, है ना? सर अभी भेज दूं? अभी भेज दे, अभी भेज दे। देख मैं 1 बजे से लगातार पढ़ा रहा हूँ, मेरे पैर दुख रहे हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। में ले ले। बाय बच्चे।